ITI क्या होता है? आप लोगों ने एडमिशन लिया ना ITI में, इसकी फुल फॉर्म पता है? क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संस्थान। और इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, व्यावसायिक मतलब जो निर्माण इंडस्ट्री में हो रहा है वो काम। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। अब इस ट्रेनिंग का क्या मतलब निकल के आया है बच्चों? ट्रेनिंग ना सिर्फ आपको वो हार्ड स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको देना चाहेंगे जैसा वर्कशॉप में मिलेगा आपको, ठीक है? वहाँ पर जिस तरीके का आपको काम करना पड़ेगा उसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। ये मत समझ लेना कि ये वाला काम आपको करना पड़ेगा वहाँ। और एक बहुत देर तक, क्योंकि अब तक आपने जो स्कूल की पढ़ाई करी है वो बैठकर 5 घंटे स्कूल में क्लास में रहकर, यहाँ पर खड़े होकर या बैठकर वर्कशॉप के अंदर लगातार जॉब बनाते हुए एक आपकी ट्रेनिंग होनी है, ताकि जब आप जॉब करनी शुरू करें तो आपको एक झटका ना लगे, एक प्रेशर ना आए कि यार ये किस तरह की ज़िंदगी शुरू हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है ना? तो ट्रेनिंग ना सिर्फ हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की, पर उस दिनचर्या की जिसमें आप 2 साल बाद व्यावसायिक जीवन में आने वाले हैं। और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान, एक ऐसा संस्थान जो आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको ट्रेनिंग देगा उस जीवन की जो आप इसके बाद करने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें हम सीखेंगे क्या? अब सवाल ये आया है, इसमें बहुत तरीके की ट्रेड होती है बेटा। इंजीनियरिंग ट्रेड होती है जिसमें हम इंजीनियरिंग वाली लाइन के, यानी कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग जैसी लाइन के, और कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं जिसमें हम कुकिंग, और कोपा भी उसमें ही आती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में, स्टिचिंग एंड स्विंग, ये सारी ट्रेड उसमें आती हैं, पेंटिंग, पेंटर वगैरह। अच्छी है वो भी ट्रेड, गलत नहीं है, सब अच्छी है। जिसका जैसा इंटरेस्ट है वो आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अब इस बात की चर्चा शुरू करते हैं। ये तो सब आसान बातें हैं और इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक अवेयरनेस के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि आप लोग अलग अलग ट्रेड में हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ फीडर का कोई है, इलेक्ट्रिशियन, ओके, टर्नर, वेल्डर, जितनी भी ट्रेड है, मैं इंजीनियरिंग ट्रेड को पढ़ाता हूँ तो मैं इंजीनियरिंग ट्रेड की बात करूँगा, राइट? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं और आपको क्या करना है? 2 प्रकार की इंडस्ट्री होती है बेटा। एक होती है सर्विस इंडस्ट्री और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में कार्य करने वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कहलाते हैं और सेवा देने वाले लोग सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग, ऑलराइट। इनके बीच का मतलब समझ में आता है? ये सेवा है और ये क्या है? निर्माण है ना? तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? सर्विस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इस इंडस्ट्री में हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं, आपको सेवा देते हैं। मान लीजिए आप दूसरे शहर गए, एक होटल में आप रुके, तो होटल में आपने पैसे दिए, एक रात रुक गए, वहाँ का बेड थोड़ी उठा के ले आओगे आप, वो कमरा आपका थोड़ा ही हो गया। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आपको, वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, वो सिर्फ सेवा दे रहे हैं कि एक रात आप हमारे पैसे दे के अतिथि बन जाओ, ठीक है? जैसे हमारा ये इंस्टीट्यूट है या कोई भी स्कूल और कॉलेज होते हैं, ये सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। हम लोग आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे कि ये पकड़ो, तुम्हारे 18,000 रुपये साल का, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट। ये सर्विस इंडस्ट्री है। हम आपको इंटेंजिबल उनको कहते हैं जो छुई नहीं जा सकती, जिनको छुआ नहीं जा सकता। जैसे शिक्षा को आप छू सकते हो क्या? प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता। हम कोई आपको उत्पाद नहीं देंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सर्विस इंडस्ट्री। ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? वेरी गुड। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम कोई आपको पैसों के बदले उत्पाद देते हैं। जैसे कार खरीद लो, आप साइकिल खरीद लो, कपड़े खरीद लो, जूते खरीद लो, आपको कोई उत्पाद मिला टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सके, जिसको प्रयोग किया जा सके। प्रयोग तो आप शिक्षा को भी करोगे, छुआ जा सके। टेंजिबल इंग्लिश में एक शब्द है, उसका मतलब है जिसको छुआ जा सके, जो फिजिकली अवेलेबल दिख रहा हो, ठीक है ना? जो आपको भौतिक रूप से दिखाई दे रहा हो, उसको हम टेंजिबल कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इन दोनों ही सेक्टर में ITI वालों की आवश्यकता है। पहले हम इसके इस इम्पोर्टेंस, इस सिग्निफिकेंस की चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों?
पहले बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि ये ऑब्वियस है, ये समझना आसान है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हो किसको कहते हैं? निर्माण किसको कहते हैं बच्चों? थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ अलग सी भी दूंगा मैं आप लोगों को इस पूरे 2 साल हर लेक्चर में। एक टर्म होती है मैन्युफैक्चरिंग इंग्लिश में और एक टर्म होती है प्रोडक्शन। आपको पता है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है। मैन्युफैक्चरिंग होती है रॉ मटेरियल से फाइनल कोई प्रोडक्ट बना देना, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है भाई। प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में आप रॉ मटेरियल भी, लेबर भी, पैसा भी, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तब कहते हैं हम कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं अपने इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग का ही जिक्र करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पैसों का अभी जिक्र नहीं करूँगा। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसमें ITI वालों का क्या योगदान रहता है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब उनके बिना ये काम क्यों नहीं हो सकता। इस लेक्चर के बाद आपको शायद अपने ऊपर थोड़ा सा एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि मेरी ज़रूरत होने वाली है और मेरे बिना काम नहीं चलने वाला है। किसी भी देश का, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी देश में काम नहीं चलता है बिना टेक्नीशियंस के। आप लोग क्या बनने वाले हैं? टेक्नीशियंस, राइट। किस किस तरीके से हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, बता सकता है कोई तरीका आपको पता है कि अगर हमें कोई रॉ मटेरियल हो और कोई वस्तु बनानी हो तो कौन कौन से वो प्रोसेस हो सकते हैं जिससे हम बनाएंगे उस वस्तु को? है कोई अंदाज़ा है आपको? अच्छा, मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि मैं क्या पूछने वाला हूं। ठीक है। एक उसका प्रोसेस है जो आप सब लोग जानते होंगे, उसको हम कहते हैं मशीनिंग। हम किसी जॉब को मशीनिंग करके बना देते हैं ना, या नहीं बना देते हैं? बात समझ में आ रही है बेटा? और सबसे इसका पुरातत्व मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, मूर्ति बनाना, पत्थर से तराश कर मूर्ति बनाना, छेनी और हथौड़ी से मूर्ति बना दी जाती थी। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है मशीनिंग। मशीनिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आप मशीन पे चढ़ाकर ही उसको मशीनिंग कर रहे हैं। इसका असली अर्थ ये है कि जो भी अनवांटेड यानी कि अवांछित रॉ मटेरियल है उसको हटा दो, जो बचा हुआ है वही हमारा जॉब होने वाला है। जैसे मूर्ति में पत्थर बहुत बड़ा था, आपने जहाँ जहाँ से उसको हटाना वो हटा दिया, अब जो बाकी बचा वो क्या रह गया? आपका प्रोडक्ट रह गया। तो मैन्युफैक्चरिंग है अनवांटेड मटेरियल को हटा देना। अब जैसे ये मेज़ का टॉप है, ये बड़ा कोई पल्ला होगा, आपका क्या कहते हैं उसको, बोर्ड होगा ना, प्लाई बोर्ड होगा। उस प्लाई बोर्ड में से हमने अपने साइज़ की चीज़ को काट लिया, काटा होगा आरी से या ग्राइंडर से, जिससे भी काटा होगा। ठीक है। सॉइंग मशीन होती है, उससे काटा होगा। तो वो जो कटिंग कर रहे हैं, बाकी सारा मटेरियल हमने वहीं रोक दिया। उसको उपयोग करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, वो भी मेरे टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने ये पल्ला निकाल लिया। तो जब हम उसमें वो आरी चला रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? मशीनिंग प्रोसेस में थे। ये बात समझ में आ गई? तो हम निर्माण करते हुए बहुत सारे उत्पाद को ऐसे भी बनाते हैं जिसमें से जो हमें चाहिए नहीं वो मटेरियल अलग कर दो, तो बचा क्या? जो हमें चाहिए, तो हम निर्माण कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको? ऑलराइट, वेरी गुड। अब कोई दूसरा प्रोसेस आप बता सकते हैं? इस प्रोसेस में आएगा टर्नर, मशीनिस्ट। आपकी ITI का जिक्र भी करता रहता हूँ, कौन कौन सी ITI इसमें आएंगी। इसमें आएगा टर्नर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, बहुत सारे जॉब इसमें आएंगे, ग्राइंडर मैन, वो सब इसमें ही आएगा। ग्राइंडिंग कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, चिसल से यानी कि छेनी से काट रहे हो, आरी से काट रहे हो, घिस रहे हो, रेगमाल से घिस रहे हो, या फिर हैंड ग्राइंडर टूल से इस्तेमाल करें, या लेथ मशीन और शेपर मशीन और स्लॉटर मशीन पे आप, या ड्रिलिंग मशीन पे आप काम कर रहे हो। ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं? कटिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। और ये आपकी मशीनिंग वाली श्रेणी में ही आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। बाकी श्रेणी अभी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे प्रोसेस और कहीं नहीं आ सकते। बस है, ठीक है। अगला कोई प्रोसेस जो आपको लगता हो और कोई तरीके के निर्माण करते हैं हम? कोई और प्रोसेस आपको याद आ रहा हो जिससे हम निर्माण करते हैं? ये कुछ ट्रेड का नाम है जो मैंने लिख दिया है, और भी बहुत सारी ट्रेड हैं जो आपके मशीनिंग ऑपरेशंस में प्राइमरीली इन्वॉल्व रहती हैं।
मैं बताऊं दूसरा प्रोसेस भी मैं बता दूं थोड़ा, चलो ठीक है बता देता हूँ। ढलाई, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कास्टिंग। अब कास्टिंग में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को पिघला कर एक सांचे में डाल देते हैं। जब वो वहाँ जम जाता है तो सांचा तोड़ देते हैं, अंदर हमारा क्या बच जाता है, जॉब। तो हमने जॉब को कैसे आकार दिया, इस बार हमने काटा नहीं, इस बार हमने पिघला दिया और पिघला के उसको वो आकार दे दिया। हुआ ना, एक तरीका ये भी हुआ ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस वाले उसमें जो है मोल्डर आएंगे, पैटर्न मेकर आएंगे, इस वाले मतलब ITI के ये ट्रेड है, मोल्डर होगा, पैटर्न मेकर होगा, जो वो मोल्ड वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो वो वाली ITI की ट्रेड्स भी होंगी, अलग होंगी वो, ठीक। कास्टिंग समझ में आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके उसको फिर एक सांचे में आकार देंगे एंड गिव अ शेप, अ डिजायर्ड शेप इन मोल्ड्स। उनको हम मोल्ड कहते हैं, सांचों को इंग्लिश में हम मोल्ड कहते हैं। वो आप पृथ्वी में लगा दो, मिट्टी में लगा दो, या फिर आप उसके लिए कोई अलग से लोहे का मोल्ड बना लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब कोई तीसरा प्रोसेस आपको याद आ रहा हो, दिमाग पे जोर डालो, आपने सब देख रखा है बेटा। वेल्डिंग का आएगा, करेक्ट, आएगा, ये बिल्कुल सही है, वेल्डिंग का आएगा जिक्र, लेकिन उसको हम वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं, वो एक बड़े प्रोसेस का एक छोटा हिस्सा है, आएगा उसमें। तीसरा कोई प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि हम जब किसी चीज़ को आकार देते हैं, जॉब बनाते हैं, तब क्या करते हैं हम। अब मान लीजिए मेरे ये ऐनक है, चश्मा, इसकी ये डंडी है, ठीक है। इस डंडी को ना तो पिघला के बनाया गया होगा, समझ में आ रही है, इसको पिघला के थोड़ी बनाया गया होगा इतनी पतली डंडी। इसको मशीन करके फाइलिंग से बनाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी ना। इसको कुछ पीट के या मोड़ के बनाया गया होगा ना। तो कभी कभी हम चीज़ों को मोड़ के भी शेप दे देते हैं। जैसे स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग एक तार है, वो तार मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। तुम्हारे बॉल पेन का तार बहुत पतला है, लेकिन जो बड़े बड़े स्प्रिंग होते हैं उनका तार थोड़ा मोटा होता है। हमने क्या करा, एक उसमें उस तार को मोड़ दिया, चाहे वो मशीन में ही मोड़ा। आप इसको ऐसा समझें कि वो मोड़ा मशीन में ही है, पर हमने उस पर से धातु नहीं हटाया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक लट्ठा लिया लोहे का और इसमें से बाकी सारी चीज़ हटा दी और हमारे पास बस ये चीज़ बच गई, बाकी सारा हमने काट के हटाया। ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, बात समझ में आ रही है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये तीसरी चीज़ है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग। ये नाम याद रहेगा, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में हम रॉ मटेरियल को मोड़ देते हैं, बस मोड़ के उसकी शेप दे देते हैं। मान लो आपको लोहे की एक टंकी बनानी है, लोहे की टंकी, आप प्लेट लोगे और उसको रोलर में से ऐसे मोड़ दोगे। आपको एक बेलनकार, खोखला बेलनकार एक जॉब बनाना है, मान लीजिए पाइप बनाना है, आपको एक बहुत बड़ा लोहे का पाइप बनाना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे मोड़ देंगे। तो ये जो मोड़ा है, ना तो मैंने इसको कास्टिंग करा है, पिघला के तो सांचों में ढाल के नहीं बनाया ना मैंने इस पर मशीनिंग करी है। मैंने क्या किया है, सिर्फ उसका आकार चेंज कर दिया है किसी तरीके से मोड़ कर। बात समझ में आ रही है। ये तीसरा प्रोसेस हो सकता है, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, चेंज शेप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की हमने सिर्फ शेप को चेंज करा है, चेंज शेप विदाउट चेंजिंग व्हाट, विदाउट चेंजिंग इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्या मतलब हुआ, अभी बता रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन जानते हो आप किसको कहते हैं? जैसे ये चौक है, इस चौक को अगर बीच में से काट के ऐसे देखेंगे, उसको हम इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब हम इस जॉब को काट के और इसको ऐसे देखेंगे कि क्रॉस वाला इसका सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, वो गोल है, चक्कोर है, क्या है, तो हम फॉर्मिंग में वो क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करते। विदाउट चेंजिंग क्रॉस सेक्शन, स्प्रिंग बनाते हुए हमने तार को उसको चपटा नहीं करा है ना, उसको हमने फैलाया नहीं है, हमने उस तार को तार रहने दिया, बस उसको ऐसे घुमा दिया है और स्प्रिंग बना दिया है। तो पूरा जॉब मेरा क्या हुआ, स्प्रिंग हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक। अगला एक प्रोसेस, उसको हम कहते हैं फॉर्जिंग। और इन प्रोसेसेस के बारे में आगे आपको ट्रेड में पढ़ाया जाएगा। ये कई प्रकार के होते हैं, फॉर्जिंग, हॉट फॉर्जिंग हो सकती है, कोल्ड फॉर्जिंग हो सकती है, वो अलग बात है। अभी आप इसको समझ लो बस, ये क्या है। फॉर्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, आकार दिया जाएगा,
जो जॉब आपको चाहिए ड्राइंग अनुसार, हमारी ड्राइंग साथ साथ चलती है बेटा, जो ड्राइंग में दे रखा है हमें वो जॉब बनाना है, और वो जॉब बनाना है कम से कम खर्चे में। तो हम इनमें से ढूंढते हैं कौन सा वो प्रोसेस है जो कम से कम खर्चे में मुझे ये आकार इस साइज का मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कह रहा कि स्प्रिंग आप लेथ मशीन पे बना ही नहीं सकते, बना सकते हो, टाइम बहुत लग जाएगा, मशीन बहुत महंगी आएगी, और रॉ मटेरियल देखो ना कितना लग गया। इतना भारी लोहे में से मैंने निकाला क्या? स्प्रिंग। तो हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए ना। तार को मोड़ने में तो रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम हो गया ना, सस्ता हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस ऐसा है कि वो, या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि दूसरी तरीके से बन ही नहीं सकता। आपकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आज इस चरम पे है कि आप बस सोचो आपको क्या बनाना है, वो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके। फोर्जिंग में हम क्या करते हैं? फोर्जिंग में हम करते हैं कि हम आकृति देने के लिए या आकार देने के लिए रॉ मटेरियल को पीटते हैं, और पीट के उसका क्रॉस सेक्शन यानी कि ये वाला क्षेत्रफल उसमें बदलाव करके और आकार देते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने खुरपी देखी? खुरपी यहाँ उसके एक हैंडल लगा रहता है, इसी तरह की होती है ना खुरपी, या ये कुछ और कहलाता है? अच्छा, एक वो दराती होती है क्या? हाँ, जो भी है, मतलब आपने खुरपी देखी है ना। आपने देखा होगा पीछे से एक रॉड आ रही है, एक राउंड आ रहा है, और आगे जाके वो चपटा हो गया है, ऐसे फैल गया है। बात समझ में आ रही है? तो वो कैसे बनाया होगा? हमने उसे पीटा होगा, पीट के राउंड को ऐसे चपटा कर दिया होगा, फिर उसको घिसा के उसकी शेप दे के हमने बना दिया होगा। हमने क्या करा? इस राउंड को हमने पीट के इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया, उसको चपटा कर दिया है। एक और एग्जाम्पल ऐसा जो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। पेचकस देखा है? पेचकस आपने देखा होगा, पीछे से एक राउंड होती है वो चीज़, और आगे से जाके उसका फल कुछ ऐसा होता है, राइट? इसको अलग से वेल्डिंग से तो नहीं जोड़ा ना, इसको मशीन करके यहाँ से ऐसे घिस के थोड़ा ही बनाया होगा, बहुत देर लग जाएगी। हम क्या करेंगे? एक डाई होगी, उसमें फट से मारेंगे तो ये फैल जाएगा और अपनी आकार ले लेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये होता है आपका फॉर्जिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं? आकृति देने के लिए हम क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर देते हैं। इन दोनों में बस इतना फर्क है, इसमें चेंज नहीं करते, इसमें चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जो प्लेट बनी है ना आपकी, प्लेट आपने प्लेटें तो देखी हैं, लोहे की प्लेटें, वो इंगट से बनी है। इंगट तो ईंट जैसी कोई चीज़ है, उसको फिर रोलिंग मशीन में से निकाला जाएगा, तो वो एक्चुअली फॉर्जिंग हो रही है। हमने उसका इंगट का ईंट जैसी चीज़ को फैला के प्लेट जैसी बना दी है, तब हम फॉर्जिंग कर रहे हैं उसकी। कुछ समझ में, हल्का सा समझ में आ रहा है आइडिया? मुझे आप लोग दिक्कत मत मानना, 2 साल के बाद आप इन सब चीज़ों से खेलने लगोगे। है बेटा? भिगोने की? हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, मान लीजिए भिगोना हुआ या कटोरी हुई या इसकी कंधी ऐसे मुड़ी हुई है, इसको हेमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आगे पढ़ाऊंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। इसको हेमिंग कहते हैं। ये भी फॉर्मिंग में ही आएगा, ये फॉर्जिंग में नहीं आएगा। ये फॉर्जिंग में तब तक नहीं आएगा जब तक आपने इसको ठोस ना बना दिया हो। मतलब पीट के आपने उसको ठोस अगर बना दिया है, उसको मतलब चौड़ा मोटा कर दिया है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन अगर आपने चेंज कर दिया है, तब तक वो फॉर्मिंग में रहेगा। इसको हेमिंग बोलते हैं। और इसके लिए भी डाई होती है ना, वो अपने आप उसको वैसे, जब ऐसे मोड़ सकते हैं तो ऐसे भी मोड़ सकते हैं ना। मैंने क्या कहा? इंजीनियरिंग इस समय अपने उस चरम पे है कि आप सोचो और आपको वो जॉब मशीन के द्वारा या इंसानों के द्वारा बनाने का हमारे पास तरीके हैं। ओके, आपको सिर्फ कल्पनाएं करनी है और नई नई चीज़ें ईजाद होती रहेंगी। भिगोने में क्यों दिया जाता है किनारा? ताकि उसको उठाना में आसानी हो जाए ना, उठाने के लिए तो दिया जाता है, कोई ऐसा और नहीं। उसके अलावा एक और उसका फ़ायदा है, अगर वो आप किनारा नहीं दोगे ना तो उठाना में तो मुश्किल हो ही जाएगा। वो तो हम सटासी पटासी से उठा लेंगे, उसकी मजबूती नहीं आएगी। वो मजबूती देने के लिए भी सोचो, अगर वो किनारे के बिना सीधा यूँ खड़ा होता तो वो ऐसे ना हिलता रहता भिगोना आपका। समझ में आ रही बात? तो वो धीरे धीरे हम बातें करेंगे, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये आपके 4 प्रोसेस हो गए। इसके अलावा कोई और प्रोसेस आपको याद आ रहा हो? अच्छा, तो भाई मैं 2 साल आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या आपको मेरी बात मुश्किल लग रही है? आपके अनुभव में आ रही है ये बातें? बस इतना ही रखना। ये ITI
सिर्फ कॉमन सेंस का खेल है और पूरी इंजीनियरिंग कॉमन सेंस का खेल है। अगर आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं और अगर आपने देखी हैं, सिर्फ मैं आपको उनको समझाने की कोशिश करूँगा और वो ही है बस पूरा का पूरा आपका इंजीनियरिंग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए बाद में कुछ सवालों को रटने के उसमें मत रहना। अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, वो सवाल हलवा है, उसको खा जाएंगे हम पकड़ के, ठीक है। ओके, एक और प्रोसेस रह जाता है। ओके, इसके बारे में लिख देता हूँ, थैंक यू। इसमें हम रॉ मटेरियल का, इसमें भी आप लिख लेना रॉ मटेरियल, RM में लिखता हूँ रॉ मटेरियल को, ठीक है। रॉ मटेरियल को आकार देते हैं, चेंज यानी कि उसकी शेप को चेंज करके हम कोई आकार देना चाह रहे होंगे ना। रॉ मटेरियल को लो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आकार देते हैं या आकृति देते हैं जॉब की, और जॉब की आकृति हमारी कहाँ हमें पता चलेगी, ड्राइंग में पता चलेगी, ठीक है। को आकार देते हैं उसके क्या कहते हैं भाई इसको, वही जोर से बोलो जरा जरा, हाँ क्या, क्षेत्रफल को बदल कर, चेंज कर कर, ठीक है। जाहिर सी बात है इसके लिए हमें इसको पीटना पड़ेगा, हम पीट के आकार देते हैं, इसलिए हम इसको फोर्जिंग कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट में आई चीज, एक और वस्तु बच गई है, एक और प्रोसेस बच गया है। ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारी हैं। CNC मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, लीन होती है, फास्ट होती है, बहुत तरीके की इसकी कैटेगरीज हैं, पर वो उस डिटेल में आपको नहीं जाना, हमें तो ब्रॉड कैटेगरी को समझना है, ठीक है। एक और कौन सी रह गई, कोई बता सकता है? उसमें वेल्डिंग आती है। वेल्डिंग में हम करते क्या हैं, और वो वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो इन प्रोसेस से कैसे फ़र्क है? आपने उत्तर तो सही बताया, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा उसको, अरे एक्सरसाइज करो, जैसे शरीर की एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे ही दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं, मशीनिंग तो नहीं है वो, हम कोई छील तो नहीं रहे चीज़, ना ही हम उसको हाँ, वेल्डिंग में हम पिघला के सांचों में ढाल रहे हैं। तो प्राइमरीली वेल्डिंग यहाँ आती है कास्टिंग में, मेरी नज़र से वेल्डिंग को हम ग्रूव्स में पिघला के डालते हैं और वहाँ पर उसको जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, राइट। तो वेल्डिंग प्रोसेस, अगर सिर्फ वेल्डिंग प्रोसेस की आप बात करो तो वो प्राइमरीली कास्टिंग हो रही है, उसको छोड़ दो। लेकिन वेल्डिंग जिस पूरी प्रोसेस का हिस्सा है, मान लीजिए ये दरवाज़ा मैंने वेल्डिंग करके बनाया है, ठीक है, ये सिर्फ वेल्डिंग से नहीं बनाया है, वेल्डिंग से भी को भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो हमने इस दरवाजे में ऐसा, भाई इसमें मशीनिंग तो नहीं करी ना, पूरा दरवाज़ा हमने पिघला के बनाया है सांचे में डाल के, ना हमने इसमें कुछ सिर्फ तोड़ा मोड़ा है, ऐसा भी नहीं करा है, तोड़ा मोड़ा तो करा है, लेकिन सारा का सारा दरवाज़ा तोड़ मोड़ के तो नहीं बनाया ना हमने, और पीट के तो नहीं बनाया है इसको। हो सकता है पीटना भी पड़ा हो, लेकिन सारा दरवाज़ा तो पीट के नहीं बना ना। अब ये जो एक बनाने का निर्माण की विधि है, इसकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो जाती है और उसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? फैब्रिकेशन। बाकी प्रोसेस से कैसे अलग है इसको समझ लो, बहुत आसान है। फैब्रिकेशन जरूरी नहीं है सिर्फ वेल्डिंग से ही आप जोड़ें, आप नट बोल्ट से जोड़ दें, आप गोंद से यानी कि गम से जोड़ दें। कागज़ का कोई चीज़ बनाएंगे तो गोंद से जोड़नी पड़ेगी ना, गत्ते की कोई चीज़ बनाएंगे वो भी फैब्रिकेशन में आएगा। मेरी तरफ से आप उसे थूक से जोड़ दो। हम क्या करते हैं फैब्रिकेशन में, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ जोड़ के वो आकृति दे देते हैं जो हमें चाहिए होती है। आप मेरी बात समझ गए? और ये भी समझ गए होंगे कि फैब्रिकेशन इन चारों प्रोसेस में नहीं आ रहा है। भाई हमने अलग अलग पार्ट बनाए, इसका हैंडल बनाया, इसके किनारे बनाए, इसके पल्ला बनाया, इसमें हुक लगाया, जो भी कुछ है, और उसको किसी विधि से रिविटिंग से जोड़ दो, सोल्डरिंग से जोड़ दो, नट बोल्ट से जोड़ दो, वेल्डिंग से जोड़ दो, जो भी आपके पास सबसे उपयुक्त विधि होगी वो ड्राइंग में लिखी होगी, वो आपको डिज़ाइनर बताएगा, ठीक है ना। हमें तो उसको फॉलो करते हुए हमें वो काम आना चाहिए, हम उसको कर देंगे, कोई दिक्कत है? अब इस सारे ट्रेड में, निर्माण वाले ट्रेड में, आप ये समझ गए होंगे कि कोई ना कोई आदमी वो होगा जो जानता होगा मुझे किस समय पिघली हुई कितनी देर के अंदर अंदर सांचे में ढाल देनी है, मशीनिंग में कितना कट लगाऊं, ये जानकार इंसान चाहिए होगा ना। ड्राइंग को समझ रहा होगा, फैब्रिकेशन वाला पार्ट पहले कौन सा लगेगा, बाद में कौन सा लगेगा, ये जानकारी किसी ना किसी के पास होनी चाहिए ना, वो आप लोग हैं। अब रह गए इलेक्ट्रीशियन वाले, वो कहें जी ये तो आपने मैकेनिकल वाली तो सारी बात बता दी, इसमें इलेक्ट्रीशियन कहाँ से आया?
उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में भाई हम प्रयोग क्या करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे ना, हाथों से अब काम नहीं हो रहा। मशीन चलती हैं हमारी ऊर्जा से, डीजल पेट्रोल तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं विद्युत का इस्तेमाल। तो इलेक्ट्रीशियन वो बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की जो उसको सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री में तो सारे इलेक्ट्रीशियन लगते होंगे। भैया अगर वैसे तो बल्ब जो है वो मशीन से बनते हैं, ऑपरेटर होता है, पर जिस काम को आप इलेक्ट्रीशियन का समझते हैं ना, वो एक्चुअली वो काम फिटर का है वो काम फिटर का है। आपको ये बोर्ड में लगा देना, स्विच लगा देना और इसके तार जोड़ देना, ये फिटिंग का काम है। तो इलेक्ट्रीशियन को फिटिंग जरूर आनी चाहिए, एक तो ये समझ लो बात। उसके बाद टाँका लगाना है, तार जोड़ना है, सोल्डरिंग करनी है, वो प्राइमरीली वेल्डर का काम है सोल्डरिंग करना। तो इलेक्ट्रीशियन को सोल्डरिंग आनी चाहिए, फिटर को सारी चीज़ आनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल को हर प्रोसेस का पता होना चाहिए। आप लोग अपने नज़रिए को सिर्फ अपनी ट्रेड में मत बांध लेना, अगर मेरी सलाह आप मानो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन नहीं अगर उसे वेल्डिंग मशीन के बारे में ना पता हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसमें खोलना पड़ेगा आपको, पता नहीं क्या चीज़ खोल के निकालनी पड़ेगी, उसे रिपेयर करना पड़ेगा, उसे बांधना पड़ेगा। वो प्राइमरीली फिटर का काम है। आपका काम तो उन कनेक्शंस को सही तरीके से और सुरक्षा की नज़रों से ठीक करके उसको दोबारा चालू करवा देना है। तो इलेक्ट्रीशियन इस पूरी टीम में, चाहे वो मैकेनिकल के पार्ट्स बन रहे हों, चाहे कंप्यूटर बन रहा हो, चाहे मोटर कार बन रही हो, इलेक्ट्रीशियन अपनी जगह हमेशा रखेगा। फिटर की जगह ख़त्म नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना बेटा, आने वाले 5 सालों में ये सारे तरीके बदल जाएंगे। जो अभी आप लोगों का काम है वो काम बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जॉब ख़त्म हो जाएंगी, आपके काम करने के तरीके बदल जाएंगे। अभी आप हाथ से अगर 30% काम कर रहे हो और बाकी आप किसी मशीन से, जैसे क्रिम्पिंग टूल है आपके पास या कोई मशीन है, वाइंडिंग करने की कोई मशीन है, ऑटोमेटिक वाइंडिंग हो रही है, तो मान लीजिए 30% काम अभी अगर हाथ से हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए वो 30% काम ख़त्म हो जाने वाले हैं। जो काम अभी मशीन से हो रहा है वो मशीनें और एडवांस हो जाने वाली हैं, रोबोट आने वाले हैं, वो पूछेंगे भी नहीं आपसे क्या करना है। आप अगर बीच में आओगे तो तुम्हें 2 हिस्सों में कर देंगे, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, उनके आसपास मत आ जाना। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि वो रोबोट लगे हुए हैं, उसको पता है यहाँ पर मेरा दरवाज़ा आएगा, यहाँ से उठाऊंगा, दरवाज़ा यहाँ लगाऊंगा और उसमें दूसरे हाथ से पेच लगा दूंगा। उसका यही काम है, अगली कार आती रहती है, दरवाज़ा लगाता रहता है। उस बीच बेचारा कोई साफ़ सफाई वाला उसको फंस गया, उन्होंने कहा ये रहा दरवाज़ा, उसने उसी को लगा दिया वहाँ कार में। ऐसे हो गए हैं एक्सीडेंट। तो वहाँ पर आसपास आपको जाने नहीं दिया जाएगा जहाँ पर ऑटोमेशन वाले एक प्रोडक्शन लाइन चल रही है। ओके, वो तो एक अलग बात है, पर आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके लिए इंग्लिश की जानकारी बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपको मेरी बात को मानने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग आपको ये नहीं समझा रहे हैं। अब उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये बात आज से 4-5 साल बाद बिल्कुल हूबहू समझ में आ जाएगी। आपके काम करने के जो अभी तरीके हैं, जो पढ़ाई करने के तरीके हैं, ये बिल्कुल बदल जाएंगे। आप सांस भी नहीं ले सकते, मतलब आप दाएं बाएं हिल नहीं सकते, ऐसा वक्त आने वाला है। तो तैयार रहें ना उसके लिए। हम तैयार हैं, आप क्यों नहीं तैयार होंगे भाई? आपको अपनी जिम्मेदारियां, आप दाएं बाएं सोच भी नहीं सकते कि मैं कोई आसान रास्ता या किसी को पता नहीं चलेगा अपना फ़ायदा कर लूँगा, कर नहीं सकते आप ये काम। धीरे धीरे वो समाज हम बना के ही छोड़ेंगे और आप लोग भी बनाएंगे उसको हमारा साथ देंगे उसमें, ठीक है? ओके, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर निर्माण ऐसे कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चीज़ों का नहीं हो रहा। मान लीजिए आटा बनाने वाली कंपनी, उसमें आटा ही आटा बन रहा, उसमें इलेक्ट्रीशियन क्या कर लेगा? इलेक्ट्रीशियन ये कर लेगा, मशीनें तो वहाँ पर भी लग रही हैं, तो मशीन में कोई फॉल्ट ना हो जाए तो इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर ज़रूर होगा। अरे पंप लग रहा है वहाँ पर, घूमने वाला स्टायरर लग रहा है, कोई पैकिंग का कोई प्लांट लग रहा है,
कोई कन्वेयर लग रहा है, उसके रोलर अगर ख़राब हो गए या नहीं घूम रहे हैं, माल फंसने लगा तो फिटर आएगा। कोई चीज़ टूट फूट हो गई तो वेल्डर आएगा। कोई आपकी शाफ्ट टूट गई तो टर्नर आएगा बीच में, चाहे वो कंपनी ने रखा है या बाहर से आप उसको करवा लें। तो आप लोगों की टेक्नीशियंस की ये इम्पोर्टेंस है कि आपके बिना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई कि जिसको कहते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री मतलब जिसमें अपने आप सामान बन रहा है, मशीनें बना रही हैं, दिन रात फैक्ट्री चलती है। वो आटा बनाने वाली कंपनी में कोई हाथ से थोड़ी बना रहा है उसको, रेती वेती थोड़ी, वो तो मशीन अपने आप नहीं, इधर से गेहूँ डालो और उधर अपनी बोरी ले लो आटे की उसको प्रोसेस इंडस्ट्री कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्नीशियंस के बिना हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि हम उत्पादन या निर्माण कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेवा इंडस्ट्री की। सेवा इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, होटल। अब होटल में हमारा क्या काम है साहब? होटल में आपके ग्राहक सो रहे हैं भैया चैन की नींद से, एसी खराब हो गया, कहाँ से लाओ, कौन ठीक करेगा उसको? पानी की टोटी खराब हो गई बाथरूम में, प्लम्बर इज फिटर। प्लम्बर कोई विदेश का आदमी नहीं है, प्लम्बर इज पाइप फिटर। पाइप फिटर को हम प्लम्बर कहते हैं। ऑटोमोबाइल के मिस्त्री को हम ऑटोमोबाइल मैकेनिक कहते हैं, वो भी फिटर ही है। फिटर एक ब्रॉड आपकी एक ट्रेड है जिसकी स्पेशलाइजेशन को हम अलग अलग तौर पे नापते हैं। कुछ फैब्रिकेशन फिटर होते हैं, कुछ असेंबली फिटर होते हैं, कुछ मेंटेनेंस फिटर होते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों की उपयोगिता है एज अ मेंटेनेंस टेक्नीशियंस। तनख्वाहें वहाँ पर भी कम नहीं है और काम बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा सेल्फ रोजगार भी अवसर बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया, आप फिटर हो, प्लम्बर का काम करना जानते ही होंगे, फिर अगर फिटर हैं आपको दुकान भी खोलने की ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ कस्टमर ढूंढने, कहना कि आपको अगर कभी भी किचन में कोई टंकी ख़राब हो जाए या कोई चीज़ लगवानी हो, मेरा नंबर है, मुझे बता देना, मैं आके लगा जाऊँगा, 500 रुपये ले लूँगा अपना 1 घंटे के। दिक्कत क्या है तुम्हें? उसी को तो सेल्फ रोजगार कहूँगा मैं। उसके लिए पैसों की कहाँ ज़रूरत हो रही है आपको? उसके लिए तो पैसों की ज़रूरत है। कौन से पैसों की ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ कौशल की ज़रूरत है, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की। इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, जाके अपने कस्टमर ढूंढो शहर में जो पैसे दे सकता हो, उसको कहो आपका कुछ भी काम हो, एसी की सर्विस हो, पंखा कैपेसिटर बदलना हो। तुम्हें क्या लगता है एक घर की गृहिणी, पंखा का कैपेसिटर खराब हो गया, वो चल रहा धीरे 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 धीरे, उसको चेंज करने के लिए घर की गृहिणी चढ़ेगी क्या उसके ऊपर? बच्चे को चढ़ाएंगे क्या? या वो जो थक के आया बेचारा ऑफिस से, वो चढ़ के अपने हाथ पैर तोड़वाएगा? जिसका काम है वही करेगा ना। आपको बुलाया जाएगा, भाई इसको जरा चेंज कर दे, आप कहोगे ठीक है जी, ये 75 रुपये का वो आएगा कैपेसिटर इसका, पहले तो 75 रुपये निकालो जेब से, मैं लेकर आता हूँ। लेकर आएगा, फिर आप उनसे कहोगे जरा स्टूल ला दो, इसके ऊपर इसे पकड़ के खड़े हो जाओ, फिर आप उसके ऊपर चढ़ोगे, चेंज कर दोगे और 200 रुपये लेके अपने घर चले जाओगे। 15 मिनट का आपका जॉब लगा। 15 मिनट में आपको अगर 200 रुपये का आपके टाइम की कीमत, मतलब 15 मिनट की कीमत अगर 200 रुपये है, तो आप बहुत बेहतरीन कमा रहे हो बच्चों। आप जरा वो ग्रुप डी की जो आपकी सैलरी है उसको जरा वर्किंग आवर में डिवाइड करके देख लेना कि पर घंटे के तुम्हारे कितने पैसे बन रहे हैं 1 घंटे के। अगर 15 मिनट में तुम 200 रुपये या 150 रुपये लेके जा रहे हो, इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते आप जॉब में, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस नज़र से चलना है बच्चों आगे को। तो आज हमने अपनी टेक्निकल डिस्कशन की पहली क्लास करी। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछें। ये दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ। ये फैब्रिकेशन में हम क्या कर रहे हैं भाई? फैब्रिकेशन में हम जोड़ते हैं, जॉइन करके हम शेप देते हैं, जॉइन, उसके बाद हम शेप देते हैं, राइट? ये दिखाई दे रहा होगा? हाँ दे रहा है। हम जॉइन करते हैं अलग अलग पार्ट्स को और एक आकृति दे देते हैं, वो आकृति जो हमारा जॉब होने वाला है, जो ड्राइंग के अनुसार हम बना दिए हैं हमने उसको। ऑलराइट, सो अब इस आज के लेक्चर में रहते हुए या जो भी तुम्हारे सवाल हैं आप दागो।